Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में बहुत यूज होता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन को और इसकी डेफिनेशन को और इसके सिंटेक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन हो गई। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को डिटेल में जाके हम एनालाइज करेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर का सी में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, किस तरह सी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका सिंटेक्स समझेंगे, इसका कीवर्ड समझेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्टर ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। फिर हम कुछ वैलिड और इनवैलिड डिक्लेरेशंस के बारे में जानेंगे और हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो ओवरऑल ये जो सेशन है, इससे जब स्टूडेंट इसको अटेंड करेगा तो उससे बेसिकली जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें वो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएगा, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर पाएगा, स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग की रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएगा और स्ट्रक्चर की वेरियस प्रॉब्लम्स को, कोड को एनालाइज कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जिस तरह से एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा होता है। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो अब इन सभी डेटा का हमको कलेक्शन करना है, इन सबको एक यूनिट में हमको कॉम्प्रोमाइज करना है, यूनिट के अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर जो एक इंटीजर वैल्यू है, स्टूडेंट का नेम जो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, स्टूडेंट की क्लास जो इंटीजर या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू है, स्टूडेंट का मार्क्स जो एक फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरह से स्टूडेंट की जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वैल्यू, तो उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा जिसके साथ ये सारी वैल्यू एसोसिएटेड होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का अपना एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई सैलरी है, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट है। तो वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स हैं। तो उन सबका कलेक्शन करने के लिए हमको स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रक्चर कंटेन नंबर ऑफ डेटा टाइप्स ग्रुप टुगेदर। स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर स्ट्रिंग, डबल, इनका ग्रुपिंग होता है स्ट्रक्चर में। दिस डेटा टाइप ग्रुप टुगेदर एंड दिस डेटा टाइप्स मे बी और मे नॉट बी सेम टाइप, मे ऑफ डिफरेंट टाइप। ये डेटा टाइप सेम भी हो सकते हैं, मतलब 4 इंटीजर का कलेक्शन भी हो सकता है या फिर एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर का कलेक्शन भी हो सकता है। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम सी में स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करें? तो स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्ट कीवर्ड। सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्ट में से एक कीवर्ड है। स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज आता है, STRUCT, स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन में, सिंटेक्स में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, देन स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नेम जो है वेरिएबल नेम के रूल्स को फॉलो करता है, वेरिएबल नेम के रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे इट शुड स्टार्ट फ्रॉम alphabet or underscore, it should not start from number, it should not contain keywords or it should not contain spaces, special symbols। तो ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। फिर हम एक ब्लॉक, स्ट्रक्चर का ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स या स्ट्रक्चर के जो हम मेंबर्स हैं उनको इनसाइड द स्ट्रक्चर की बॉडी में लिखेंगे। डेटा टाइप 1 वेरिएबल 1, डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2, डेटा टाइप 3 वेरिएबल 3। ये सब क्या हो गए? ये सारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हो गए। डेटा टाइप 1, 2, 3 इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हो सकता है। फिर स्ट्रक्चर की बॉडी के बाद उसके बाद हमको सेमीकोलन इंसर्ट करना पड़ेगा। क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट
का अब स्ट्रक्चर डिक्लेयर होने के बाद स्ट्रक्चर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम var1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3, इस तरह से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं और स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर डिक्लेयर होता है। और स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब अगली स्लाइड में हम ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, किस तरह से हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है। स्ट्रक्चर को एलिमेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट। स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, डॉट ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रक्ट हमने लिस्ट बनाई, उसमें इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट मार्क्स, ये 3 हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट्स लिए। इंटीजर रोल नंबर जहां पे हम रोल नंबर स्टोर करवाएंगे, कैरेक्टर नेम जहां नेम स्टोर कराएंगे, फ्लोट मार्क्स जहां पर हम मार्क्स को स्टोर करवाएंगे। और फिर हमने स्ट्रक्चर को ओवर कर दिया और उसके बाद स्ट्रक्चर का हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्ट्रक्चर लिस्ट एबीसी। तो एबीसी ऑब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद हमको इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से इन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो ए ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए हम ए डॉट रोल नंबर लिखेंगे, ए डॉट रोल, ठीक है। इज द इंटीजर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ए डॉट नेम इज कैरेक्टर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ए, बी डॉट मार्क्स इट इज अ फ्लोट एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बी, ए डॉट मार्क्स इज अ फ्लोट एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर A. So this is all about the accessing element of structure. Then if you want to take input from the scanner function through the keyboard, then we have to write %d then ampersand b dot roll number. मतलब we have to write the object structure object first, then the structure element. This way we can handle the structure elements using the structure object. अब हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में। स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में जो है वो कंटिन्यूस स्टोर होते हैं विद सम काइंड ऑफ स्पेसिंग और पैडिंग इन बिटवीन द वेरिएबल्स। सो स्ट्रक्चर बुक, ये कोई बुक का स्ट्रक्चर है, इसमें कैरेक्टर नेम है, इंटीजर पेजेस है, फ्लोट प्राइस है। देन हमने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। देन स्ट्रक्ट बुक जेड इक्वल टू एस 12590.0। एस इज द कैरेक्टर, 125 is the page is integer value and 90.0 is the float value price. So S will be stored in the name of the name variable, pages में स्टोर होगा 125 और प्राइस में स्टोर होगा 90.0। तो इस तरह से हमारा जो Z है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, उसमें ये वैल्यूज आ गई, वो एलिमेंट्स में स्टोर हो गई। नाउ Z डॉट नेम इज S, Z प्राइस 125 एंड Z डॉट प्राइस 90। तो इस तरह से हम जब इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को, तो वैल्यूज जो है उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हमने टॉप टू बॉटम डिक्लेयर किया, उसी ऑर्डर में हमको वैल्यू को लिखना पड़ेगा और वो वैल्यू एसोसिएटेड वेरिएबल्स में और एलिमेंट्स में स्टोर हो जाएगी। वैलिड डिक्लेरेशन, इनवैलिड डिक्लेरेशन की बात कर देते हैं। तो पहला वैलिड डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर हमने लिखा इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट, फिर सेमीकोलन लगा दिया, उसका स्ट्रक्चर लिस्ट एबीसी लिखा। तो इसमें क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को और हमारे स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को, बॉडी को अलग अलग किया है। बट अगर हम चाहें तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, हमने स्ट्रक्चर लिस्ट को स्ट्रक्चर की बॉडी के साथ ही हम मर्ज कर देंगे और सेमीकोलन उसके बाद लगा देंगे, इस तरह से कुछ। ये देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिस्ट, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट मार्क्स, और इस तरह से ए कॉमा बी कॉमा सी किया, तो ये हमारा वैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो ये भी डिक्लेरेशन सही है, ये भी वैलिड डिक्लेरेशन है, नो प्रॉब्लम। अब हमको कुछ चीजें याद रखनी है। द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन ओवर होने के बाद क्लोजिंग ब्रेस के बाद एक सेमीकोलन हमको लिखाना होता है, जो उसको स्ट्रक्चर को ओवर करता है, उसको टर्मिनेट करता है। यूजुअली स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द सोर्स कोड फाइल बिफोर एनी टॉप ऑफ द सोर्स कोड फाइल बिफोर एनी वेरिएबल स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड। हमेशा यूजुअली हमको स्ट्रक्चर को सबसे प्रोग्राम में हेडर फाइल के जस्ट बाद, मेन फंक्शन के पहले ही स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ता है। टॉप में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये याद रखनी है कि स्ट्रक्चर को के ऑब्जेक्ट से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमको डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। अब हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है।
सपोज करो कि हमारे पास एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के हमको 10 स्टूडेंट के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, तो स्टूडेंट 10 एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए हमको 10 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो एक कंबरसम अप्रोच होगी, जो एक टिपिकल अप्रोच होगी। उसके लिए हमको कोड भी ज्यादा लिखना पड़ेगा और इसका एक्सेसिबिलिटी भी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। We can create the array of structure, thus we can use the same structure for more than one array, which adds more flexible structure for more than one variable, which adds more flexibility in your program. तो इस तरह से हम लोग array of structure बना सकते हैं। array of structure जो है हमारा क्या होता है, array of structure का कलेक्शन ऑफ सो मेनी स्ट्रक्चर इज array of structure। फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सेस। सो दिस वे array of structure will work. So this is all about the concept of structure. We have gone through the various concepts of structure, the definition of structure, the declaration of structure, the struct keyword, the dot operator, the accessibility of structure element using structure object, the declaration and definition of structure object, the array of structure, and how to use this array of structure using index in the program. This we have gone through. Now we will compile a small structure program on Turbo C compiler. So let's go for the Turbo C compiler. Let's move to the Turbo C compiler. We can go to Turbo C compiler. Now this Turbo C compiler we are opening. We open the Turbo C compiler. Now this is our we can go to the file menu and we start a new file, and then we will save this file with a new name, structure.c. Then we will write OK. Once we have written OK, then hash include onio.h void main, but first we have to write the structure definition. So struct student, then we will write integer roll number, char name 20, then we write float marks, then we will over this structure semicolon, then we will write struct student s1 semicolon, then we will start our main function void main, then we will write integer, then we will write, first we have to write this CLR SCR because there is no variable inside this, and then we will write printf enter the roll number of student, so the student will write the roll number, then we have to write scanf %d, then ampersand of roll number, then we will write printf enter the name of student /n, then we will write scanf %s, then we will write name of student is s1 dot name. Here also we have to write s1. We will use structure object dot period operator. No ampersand is required before the string name because string name is constitute address of the first byte.
printf enter the marks of student /n scanf percentile d percentile f for the floating value, then we'll write ampersand s1 then we have to print all this value. Once those value enter printf, then we will write percentile d percentile s in between /n and then percentile f. Then first we have to write s1 dot roll number, then we will write s1 dot name, s1 dot marks, then get ch, okay. So this is our program. One more printf statement we will write. Printf the detail of student are as follows /n. Okay. So this we have done this program. What we are doing in this program, हम इस प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं. स्टूडेंट स्ट्रक्चर का अंदर 3 एलिमेंट हैं, एक रोल नंबर है, एक नेम है, मार्क्स है. फिर हम S1 करके स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू S1 रोल नंबर, नेम और मार्क्स, S1 के रोल नंबर, नेम और मार्क्स को इनपुट करवा रहे हैं. और फिर हम प्रिंटफ से हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं. स्कैनफ से हम इनपुट करवा रहे हैं, प्रिंटफ से हम इसको आउटपुट करवा रहे हैं. लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. We'll compile this code. So there is one error. First we have to remove this error. Undefined symbol roll number. So let us check where it is roll number. S1 dot. Okay. Let's compile it. Then run it. So roll number of the student. So roll number suppose 100. Enter. The name of the student, suppose name of the student is Manish. Enter the marks of the student, suppose marks is 98 out of 100. Now we're printing these values 100, Manish and 98. So this way we are able to understand the concept of structure. We are able to handle the various concept of structure like declaration of structure, using the structure keyword, use of dot operator, structure elements, structure objects, inputting structure elements, printing structure elements in this structure program. We can do one more thing. If we want to do for suppose 10 students, then we will just create an array of structure. Now this is array of structure. By putting here 10, we are creating array of structure. And all these things should go inside a for loop. For I equal to 0, I is less than 10 and I plus plus. Okay. And this I we have to declare here integer I. Okay. Then we will do it for 10 students. So this all this statement should be inside the loop body. This we have entered. Now we will print these values for 10 students. So we will write for
I equal to 0, I is less than 10, and then I plus plus. So we can do it for 10 students. For one statement in the for loop, we need not write the braces. Let us compile this code. There are one error in this code. Undefined symbol S1. Okay, I can understand the object name is S only, so we have to use indexes here. Now it is not an object, it is now array, so we will access the element using indexes. What we will do, we will write square brackets and then I in front of the S. This become an object, array of structure objects. Let us check whether this is working or not. So there is no error in this code. The program is successfully compiled. Now we can run this program. So we are running this program. We have to enter the roll number of the student. First student 1. Name is suppose first student Manish. Marks. Okay, just check what happened. So this way our program is working, and this way we have implemented the array of structure. So this array of structure is widely used when we want to enter, जब हमको स्टूडेंट की बहुत सारे स्टूडेंट की या बहुत सारे एम्प्लॉइज की वैल्यू को एंटर करना हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज को. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने सभी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा, स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को समझा, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को समझा, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा, स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के बारे में समझा, फिर स्ट्रक्चर के डॉट ऑपरेटर के बारे में समझा, फिर स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस किया हमने डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ऑब्जेक्ट के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस किया, इनपुट किया, उनको प्रिंट किया, एरे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया. हमने 2 प्रोग्राम बनाए जिसमें हमने एरे के एक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया, दूसरा हमने array of structure को implement किया using student structure. So this is all about the structure concept and the implementation. Hope this lecture is useful for you. Thank you so much.